हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीपीएससी के पीवाईक्यू और बीपीएससी के टीचर एग्जाम में पूछे जाने वाले सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आया हूं। यहां पर मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो इस सेशन को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहां पर मैं आपको सारे सेलेक्टेड प्रश्न कराने वाला हूं और पीवाईक्यू कराने वाला हूं, जहां से आपको आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस सेशन को ज़रूर देखना। मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के साथ आपको सेशन कराने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपनी क्लास को देख लेते हैं। और सबसे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और सेशन को आप लोग फुल ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को। एंड लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो देखो, पत्रिका से जितने भी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से या फिर बुक से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष। तो ये शिशिर कुमार घोष तो इसके संपादक हैं। मदन मोहन मालवीय नहीं है भाई, मोतीलाल नेहरू। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू अमृत बाजार पत्रिका से जुड़े हुए थे। और तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट होगा। अमृत बाजार पत्रिका कहां से संपादित होता था? तो ये कोलकाता से संपादित होता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो कोलकाता से संपादित होता था। कब हुआ था संपादित? तो भाई 1868 में संपादित हुआ था। कब? तो 1868 में इसका संपादन करा गया था, कोलकाता से करा गया था। ये छपता था किस लैंग्वेज में? देखो, ये एक्चुअली जो आपका अमृत बाजार था ये बंगाली में छपता था। ठीक है भाई, तो ये बंगाली में छपता था। बट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण, लॉर्ड लीटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण इसने रातों रात अपना जो है लैंग्वेज जो इंग्लिश कर दिया था। क्या कर दिया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि आपके लॉर्ड लीटन ने जारी करा था, उसके तहत जो है इन्होंने रातों रात जो है अपना लैंग्वेज जो है इंग्लिश कर दिया था अमृत बाजार ने। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। लीडर अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो देखो, लीडर अखबार का प्रकाशन युगल किशोर तो नहीं भाई, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, मदन मोहन मालवीय ने जो है लीडर अखबार का प्रकाशन किया था। लीडर अखबार का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय ने करा था। कब करा था? तो 1909 में प्रकाशन करा था। कहां से? तो इलाहाबाद से प्रकाशन करा था इसका, इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद से 1909 में लीडर अखबार का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय ने करा। मदन मोहन मालवीय से कुछ बातें आप लोग याद रख लेना। इन्हें जो है महामना के नाम से भी जाना जाता है। महामना के नाम से किसे? तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। इनकी और पत्रिका भी याद रख लो। पत्रिका एक याद रख लेना, मर्यादा पत्रिका मदन मोहन मालवीय का है। अभ्युदय याद रख लो, अभ्युदय भी मदन मोहन मालवीय की एक मैगजीन है, इसको भी जरूर याद रखेंगे, अभ्युदय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय का मैगजीन मर्यादा, अभ्युदय। इन्होंने जो है 1915 में हिंदू महासभा का स्थापना करा था। 1915 में हिंदू महासभा का स्थापना करा मदन मोहन मालवीय ने। 1915 में हिंदू महासभा का स्थापना करा था। उसके बाद एक याद रख लेना, 1916 में बीएचयू का स्थापना करा। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू का स्थापना करा। ये भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है भाई। अगर बात करी जाए युगल किशोर की, तो इन्होंने एक उदंत मार्तंड लिखा था। उदंत मार्तंड इन्होंने लिखा था, उदंत मार्तंड युगल किशोर ने लिखा था। और कब लिखा था? तो 30 मई 1826 को, 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड युगल किशोर के द्वारा लिखा गया था। एंड कहां से? तो वही ये कोलकाता से लिखा गया था, कोलकाता से प्रकाशित करा गया था। ध्यान में रख लीजिएगा। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेट से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो डेट को आप लोग छोड़िएगा मत, डेट को अच्छे से देख लेना भाई, ध्यान से आप लोग। ठीक है, किस पत्रिका का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से पूछ रखा है कि किस पत्रिका का प्रकाशन पटना से होता था। मूक नायक तो नहीं, क्षमता नहीं, इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है पटना से होता था। और ये 1931 में इसका प्रकाशन किया गया था, 1931 में प्रकाशन करा गया था। और इसके हिंदी संस्करण का अगर आपसे नाम पूछ ले तो याद रख लेना, दी आर्यावर्त। क्या है? तो दी आर्यावर्त। अगर आपसे पूछ ले कि इंडियन नेशन के हिंदी संस्करण का नाम क्या है, तो दी आर्यावर्त आपको याद रख लेना है। इनमें से बी आर अम्बेडकर की पत्रिका नहीं है। तो बी आर अम्बेडकर की पत्रिका नहीं है, पूछ रखा है। देखो, बी आर अम्बेडकर ने टोटल 5 पत्रिका लिखा था, 5 मैगजीन इन्होंने लिखा था। कौन कौन सा मैगजीन? तो याद रख लेना, मूक नायक, क्षमता, जनता,
प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, और एक लिख रखा था इन्होंने बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। और बहिष्कृत भारत कब लिखा था? तो इन्होंने लिखा था 1931 में, 1931 कहता हूं यार, 1927 में बहिष्कृत भारत लिखा था। 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत लिखा था। इंपॉर्टेंट है बहिष्कृत भारत, इसको याद रख लीजिएगा। मूक नायक, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत एंड बहिष्कृत भारत जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। यहां पर पूछा है कौन सा पत्रिका इन्होंने नहीं लिखा है। मूक नायक लिखा है, समता भी लिखा है, जनता भी लिखा है। उदंत मार्टन इन्होंने नहीं लिखा है। उदंत मार्टन किसने लिखा है? तो युगल किशोर की पत्रिका है ये। किसका? तो युगल किशोर की पत्रिका है। उदंत मार्टन युगल किशोर की पत्रिका है। और ये कब लिखा गया था? तो 30 मई 1826 को। कब? तो 30 मई 1826 को कोलकाता में लिखा गया था। कौमी समाज पत्र के संपादक थे। तो कौमी समाज पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय? तो नहीं भाई। जवाहरलाल नेहरू? तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जो है कौमी समाज पत्र के जो है संपादक थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे एक नेशनल हेराल्ड पत्रिका भी लिखते थे। नेशनल हेराल्ड, कौन सा? तो नेशनल हेराल्ड भी एक पत्रिका इन्होंने लिखा था। नेशनल हेराल्ड पत्रिका भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा गया था? तो 1938 में लिखा गया था नेशनल हेराल्ड पत्रिका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान में रख लीजिएगा। इनके कुछ बुक को आप लोग याद जरूर रख लेंगे। बुक एक याद रख लेना, भारत की खोज, भारत की खोज। जवाहरलाल नेहरू की कुछ बुक याद रखना है आपको। भारत की खोज याद रख लेना एक आप लोग। दूसरा याद रख लेना पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये जवाहरलाल नेहरू का जो है बुक है भाई, पुत्री के नाम। उसके बाद याद रख लेना आप विश्व इतिहास की झलकियां, विश्व इतिहास की झलकियां, विश्व इतिहास की झलकियां, विश्व इतिहास की झलकियां। ये सभी क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू के भाई ये सभी बुक हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रख लोगे। धर्म सभा की स्थापना कब की गई? तो देखो धर्म सभा अगर पूछ ले तो 1890, 1830। तो भाई 1830 में जो है धर्म सभा की स्थापना की गई थी। कहां पे की गई? तो कोलकाता में की गई थी। धर्म सभा की स्थापना कहां पर? तो कोलकाता में की गई थी। किसने करा था धर्म सभा का स्थापना? तो राधाकांत देव के द्वारा करा गया था। राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा का स्थापना किया गया, 1830 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था सती प्रथा का समर्थन करना। आपसे उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कि धर्म सभा का उद्देश्य क्या था? तो सती प्रथा का समर्थन करता था आपका धर्म सभा। ठीक है, और उसके बाद ये ब्रह्म समाज का विरोध करता था। ब्रह्म समाज का विरोध करता था और सती प्रथा का समर्थन करता था धर्म सभा। ये किसने धर्म सभा की स्थापना करी है? तो राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा का स्थापना 1830 में किया गया है। ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं, जितने भी मैगजीन से मैं यहां पर या बुक से आपके क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितने भी यहां पर करा रहा हूं इसी सभी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा सेशन जरूर देख लीजिएगा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? नेशनल हेराल्ड? तो नहीं भाई, नेशनल हेराल्ड तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में लिखा गया है। ये पहला नहीं था। इतिहास के पहिए भी नहीं था। इतिहास के पहिए भी नहीं था। बंगाल गजट जो था ये 1780 में प्रकाशन करा गया था इसका, 1780 में। और यही जो है हमारा भारत का पहला समाचार पत्र था। और इसको किसने लिखा था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने, जेम्स अगस्टस हिक्की ने, जेम्स अगस्टस हिक्की ने लिखा था। जेम्स अगस्टस हिक्की ने जो है पहला समाचार पत्र बंगाल गजट लिखा था। ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो तत्वबोधिनी पत्रिका आपसे पूछ रखा है। तत्वबोधिनी पत्रिका राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय से याद रख लेना भाई आप लोग, एक याद रख लेना आप लोग, क्या कहते हैं उसे? बंगदूत। बंगदूत पत्रिका राजा राम मोहन रॉय से याद रख लीजिएगा। बंगदूत। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर याद रख लीजिएगा तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक। कब इनका संपादन किया गया? तो 1839 में करा गया है। कोलकाता से किया गया है। कोलकाता से किया गया है। ठीक है। केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन से आप लोगों को क्या याद रख लेना है भाई? तो केशव चंद्र सेन से याद रख लेना ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन। और इन्होंने जो है 1870
1870 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना की केशव चंद्र सेन ने 1870 में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो केशव चंद्र सेन ने 1870 में की है। और ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे भाई। एक्चुअली जो देखो प्रार्थना समाज के मुख्य अगर पूछ ले कि कौन था, तो आत्माराम पांडुरंग ने इसका प्रार्थना समाज के का इन्होंने जो है आगे बढ़ाया था प्रार्थना समाज को। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। बट जो किसकी प्रेरणा से? तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें प्रेरणा जो है केशव चंद्र सेन का प्रेरणा से इन्होंने स्थापना किया था। तो इसीलिए केशव चंद्र सेन भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं और आत्माराम पांडुरंग भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों अगर ऑप्शन में दोनों दिखे तो दोनों के साथ आपको जाना है, और अगर ऑप्शन में दोनों में से एक दिख जाएगा तो जो भी दिखे उसके साथ आप लोगों को चले जाना है। प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया गया है? तो 1867 में इसका स्थापना किया गया है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। इतना बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। 1881 में कोलकाता में सिटी कॉलेज की स्थापना किसने की? तो देखो सिटी कॉलेज की स्थापना कहां पर? तो 1881 में कहां पर? कोलकाता में करी गई है सिटी कॉलेज की स्थापना। किसने की? आनंद मोहन बोस। तो बिल्कुल यही करेक्ट है, आनंद मोहन बोस ने 1881 में सिटी कॉलेज की स्थापना की है। ध्यान में रख लीजिएगा भाई आप लोग। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखो लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन, लाइसोजाइम, लाइपेज, कोई भी नहीं। तो देखो लार में जो पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है और लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। टाइलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। तो ए और बी यहां पर दोनों करेक्ट होने वाले हैं। टाइलिन और लाइसोजाइम जो है ये लार में पानी पाया जाता है, ये दोनों एंजाइम को। लाइसोजाइम जो है भाई, लाइसोजाइम जो है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। किसके कारक में? तो प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम जो है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है। ध्यान में रखिएगा, एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में लाइसोजाइम काम करता है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। अगर टाइलिन की बात करी जाए तो जो टाइलिन को ही भाई एमाइलेज भी कहा जाता है, एमाइलेज भी कहा जाता है। और ये जो है आपके कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है, पाचन में मदद करता है। तो ए और बी दोनों लार के एंजाइम है। लार के एंजाइम कौन कौन? टाइलिन और लाइसोजाइम लार का एंजाइम है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपसे पूछ ले कि लाइपेज भी एक एंजाइम है, इसका क्या काम है? तो ये फैट के पाचन में मदद करता है, डाइजेशन ऑफ फैट, वसा के पाचन में, डाइजेशन ऑफ फैट। तो वसा के पाचन में कौन भाई? तो लाइपेज एंजाइम। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का पाचन अगर आपसे पूछ ले तो पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम? तो पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम या इसी को कहा जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो पेप्सिन या ट्रिप्सिन एंजाइम दोनों में से कुछ दे दे तो प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन एंजाइम, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन एंजाइम या फिर उसी को ट्रिप्सिन एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो देखो गाय का दूध का रंग पीला क्यों होता है ये बता देना है आपको। केशिन के कारण, तो केशिन के कारण तो गाय के दूध का रंग व्हाइट होता है, सफेद होता है। ठीक है, अगर गाय के दूध का रंग पीला पूछ ले तो केरोटीन के कारण हो जाएगा। किसके कारण? केरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ध्यान में रख लीजिएगा, केरोटीन के कारण। केलोजन जो पूछा है भाई, तो केलोजन तो ये लिगामेंट में प्रेजेंट होता है। लिगामेंट में ये होता है आपका केलोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, केलोजन जो है ये आपका लिगामेंट में प्रेजेंट होता है। स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? तो स्वाइन फ्लू जो होता है ये H1N1 वायरस से होने वाला डिजीज है, वायरल डिजीज है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है और ये सुअर से हो जाता है। ठीक है, H1N1 वायरस सुअर से फैलता है भाई। और HIV तो आप लोग जानते ही हो, HIV जो है आपका एड्स से रिलेटेड वायरस है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि आपके एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑन्कोजीन जो है कैंसर की स्टडी को ऑन्कोजीन कहा जाता है। कैंसर की स्टडी करी जाती है उसे ऑन्कोजीन कहा जाता है भाई, ऑन्कोजीन। लिगामेंट पूछ रखा है, लिगामेंट क्या है? हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ती है, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, एक से अधिक कोई भी नहीं।
तो देखो, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ती है उसे लिगामेंट कहते हैं, तो नहीं भाई, हड्डी को जो मांसपेशी से जोड़ता है उसे टेंडन कहा जाता है, टेंडन। और ये टेंडन बना किससे किससे होता है, तो टेंडन जो बना होता है वो कोलेजन से बना होता है। किससे, तो कोलेजन से बना होता है, और साथ में एक याद रख लेना, इलास्टिन से बना हुआ होता है, इलास्टिन से, ठीक है। तो टेंडन जो बना हुआ होता है कोलेजन से और इलास्टिन से बना हुआ होता है। लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और ये किससे बना होता है, तो याद रखना ये बना होता है कोलेजन से, कोलेजन से, इलास्टिन से, कोलेजन, इलास्टिन। उसके बाद याद रख लेना रेटिकुलिन, 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 और एक याद रख लेना मायोसिन, मायोसिन, ठीक है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं, ये बना होता है कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन और मायोसिन से, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और अगर सेलेक्सर पूछ ले, सेलेक्सर किसे कहते हैं, तो सेलेक्सर जो है भाई मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है, मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है, मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है, उसे सेलेक्सर कहा जाता है। सेलेक्सर किसे कहते हैं, तो मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है उसे सेलेक्सर कहा जाता है, ध्यान में रखना है। सफेद रक्त बनता है, तो भाई सफेद रक्त बोन मेरो में बनता है, लिम्फ नोड्स में बनता है, लीवर में बनता है, एक से अधिक। बताओ आप लोग किस में बनता है सफेद रक्त। व्हाइट ब्लड सेल किस में बनता है, बताओ आप लोग। तो भाई व्हाइट ब्लड सेल जो बनता है ये बोन मेरो में भी बनता है, लिम्फो नोड्स में भी बनता है, और लीवर में भी। मतलब डी नंबर इज आवर करेक्ट आंसर, डी नंबर इज करेक्ट, ओके। डी नंबर, एक से अधिक, तीनों में सफेद रक्त आपके बनते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। अगर ये देखो लीवर में जो है, बच्चा में जो है वो लीवर में बनता है, बच्चा में जो है वो लीवर में बनता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आरबीसी की बात करी जाए कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो ये बता देना आप लोग कि आरबीसी का फॉर्मेशन जो है बोन मेरो में होता है, और साथ में याद रख लेना लीवर में भी होता है। बच्चा में जो है वो लीवर में होता है, और वयस्क में जो है बोन मेरो में होता है, ध्यान में रखिएगा। तो आरबीसी का फॉर्मेशन भी दोनों जगह, लीवर बोन मेरो दोनों जगह होता है। आरबीसी बोन मेरो में जो है, जो आपके यंग होते हैं उनमें बनता है, और लीवर में जो है बच्चे में आरबीसी बनता है, लीवर में, ध्यान में रखना है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा है, तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा पूछ ले तो यांगजी दर्रा, या फिर इसी को काराकोरम दर्रा भी कहते हैं, काराकोरम दर्रा। तो यांगजी दर्रा या काराकोरम दर्रा जो है भाई ये सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा है, ध्यान में रख लीजिएगा। सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, यांगजी दर्रा या काराकोरम दर्रा। शिवकिला दर्रा भाई, तो शिवकिला दर्रा तो आपके हिमाचल प्रदेश में है, शिवकिला दर्रा। लिपुलेख दर्रा ये है आपके उत्तराखंड में, और जोजिला दर्रा ये है आपके लद्दाख में। कहां पर है जोजिला दर्रा, तो ये लद्दाख में है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट, भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं, तो रूढ़ प्रदेश किसे कहते हैं, ओडिशा को नहीं, मिजोरम को नहीं, छोटा नागपुर पठार को जो है भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर कहां, तो झारखंड में ये पड़ता है, छोटा नागपुर, इसे भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है, ध्यान में रखना है आपको। वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, तो देखो वाष्पीकरण, इवापोरेशन की दर को कौन बढ़ाएगा, बताओ तो आप लोग। इवापोरेशन की दर को आखिर बढ़ाएगा कौन, तापमान बढ़ाएगा। तो तापमान जो है कभी भी इवापोरेशन की दर को नहीं बढ़ाता है, वाष्पीकरण की दर को तापमान नहीं बढ़ाता है, ध्यान में रखिएगा। बहुत को इसमें तापमान लगाकर आते हैं आंसर, बट ये गलत हो जाता है। तापमान कभी भी वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है। गर्मी जो होता है, हीट होता है जो, वो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, इसको ध्यान में रख लेना है भाई, इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। टीआरई 4 में आने का चांस बनता है इस क्वेश्चन का। तो वाष्पीकरण की दर को कौन बढ़ाएगा, तो हीट बढ़ाता है, गर्मी बढ़ाता है, तापमान कभी भी वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है, ध्यान रखना है आपको। ह्यूमस अधिक किस मिट्टी में होता है, तो ह्यूमस अधिक अगर पूछ ले तो पर्वतीय मिट्टी में जो भाई ये ह्यूमस अधिक होता है, ज्वारी मिट्टी में भी ह्यूमस अधिक होता है, ठीक है। तो पर्वतीय मिट्टी और ज्वारी मिट्टी में दोनों में ह्यूमस अधिक होते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। देखो अगर ह्यूमस अधिक, जिस मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है ना, तो वो मिट्टी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है नेचर में। जिस मिट्टी में ह्यूमस अधिक होगा वो नेचर में एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक जब ज्यादा हो जाए तो उसमें हम लोग भाई चूना देकर उसका एसिडिटी को कम करते हैं, चूना देकर उसका एसिडिटी को कम करते हैं, ध्यान में रखिएगा। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तो तमिलनाडु वाले एरिया में होता है, तमिलनाडु, ठीक है। और लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा जो है कॉफी, ये क्या कहते हैं, कॉफी की खेती करी जाती है लाल मिट्टी में, और लाल मिट्टी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, और ये कॉफी इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन करा जाता है। काली मिट्टी भाई, तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में मिलता है, काली मिट्टी। महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी, तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसे स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जोताई वाली मिट्टी को काली मिट्टी को कहा जाता है। इसे काली कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, कपास वाली मिट्टी, काली कपास वाली मिट्टी, कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है,
काली मिट्टी को। काली मिट्टी अगर पूछ ले सबसे ज्यादा कहां पर, तो महाराष्ट्र में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भाई कि कपास सबसे ज्यादा कहां होता है, कपास की खेती सबसे ज्यादा कहां होता है, तो गुजरात फिर आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो गुजरात। अगर कपास की खेती पूछ ले कि किस मिट्टी में सबसे ज्यादा, तो काली मिट्टी में। लेकिन कपास सबसे ज्यादा कहां होता है, तो गुजरात में सबसे ज्यादा होता है, ध्यान में रखिएगा। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर, तो महाराष्ट्र में। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दिमाग में अच्छे से सेट करके रख लेना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो भाई यहां पे, अगर ध्यान से नहीं सुनते हो तो। ठीक है, अगर मैं आपको ये बता देता हूं कि काली मिट्टी कितने टाइप की होती है, तो आपके काली मिट्टी जो है 8 टाइप का होता है। ठीक है, 8 टाइप का होता है ICAR के तहत। ठीक है, ICAR के तहत जो है काली मिट्टी 8 टाइप का है। और आपको ये टाइप ध्यान में रख लेना है कि कितने टाइप का मिट्टी को ICAR ने बता रखा है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 टाइप की मिट्टी बताई है। तो 8 टाइप का मिट्टी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 8 टाइप का मिट्टी बताया गया है। किस मिट्टी में काजू की खेती होती है, तो काजू की खेती के लिए बेस्ट मिट्टी जो है भाई लेटेराइट मिट्टी होती है। लेटेराइट मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी में जो है लीचिंग प्रोसेस होता है, लीचिंग प्रोसेस, निष्छालन की प्रक्रिया होता है लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस जो है, निष्छालन की प्रक्रिया किसमें, तो लेटेराइट मिट्टी में होता है लीचिंग प्रोसेस, ध्यान में रख लीजिएगा। निष्छालन की प्रक्रिया लेटेराइट मिट्टी में होती है। और लेटेराइट मिट्टी से भाई ईंट भी बनाया जाता है, ईंट भी बनाया जाता है लेटेराइट मिट्टी से। लेटेराइट मिट्टी जो है बेस्ट है आपकी काजू की खेती के लिए, लेटेराइट मिट्टी बेस्ट है काजू की खेती के लिए, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। और इससे ईंट भी बनाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी फेमस है आपकी किसके लिए, तो कपास की खेती के लिए। और कपास की खेती कहां की जाती है ज्यादा, तो गुजरात में। लेकिन अगर पूछ ले कि काली मिट्टी कहां पर ज्यादा मिलती है, तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज्यादा मिलती है। स्वतः जोताई वाली मिट्टी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है काली मिट्टी का सबसे ज्यादा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काली मिट्टी का सबसे ज्यादा होता है। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर भाई, तो तमिलनाडु में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है, लाल मिट्टी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मिलती है। और लाल मिट्टी में जो है कॉफी और रबर की खेती करी जाती है, कॉफी और रबर, कॉफी और रबर की खेती कहां, तो कॉफी और रबर की खेती जो है भाई लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा करी जाती है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। समुद्र पानी में औसत नमक पाया जाता है, तो समुद्री पानी में औसत नमक जो है भाई वो 35 ग्राम पाया जाता है। और सबसे ज्यादा इसमें कौन सा नमक होता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो समुद्री पानी में औसत नमक 35 ग्राम 35 ग्राम पाया जाता है। एंड ये है क्या, तो भाई NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ध्यान में रख लेना है आपको। श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है, तो श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप, और इसके साथ में एक याद रख लेना, शिव समुद्रम द्वीप। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम याद रखना, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप कौन सी नदी बनाती है, तो नर्मदा, तो नहीं भाई कावेरी, तो बिल्कुल कावेरी नदी जो है श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप और शिव समुद्रम द्वीप बनाती है। और ये कावेरी नदी निकलती कहां से है, तो कावेरी नदी का जो है उद्गम स्थल है वो कर्नाटक, कहां पर, तो कर्नाटक का ब्रह्मगिरी से। कहां से, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से जो है, ब्रह्मगिरी पर्वत से जो है आपका कावेरी नदी निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है। और श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप जो है कावेरी नदी पर बनी हुई द्वीप है, ध्यान में रख लेना है आपको। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, वाल्मीकि नगर जो है भाई ये एकमात्र जो है बिहार का टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे अभी टाइगर रिजर्व पूछ ले तो 53 है। और वाल्मीकि नगर बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कि आपके पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहां पर, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, याद रख लीजिएगा। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, तो सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा हो जाता है, तो पश्चिमी चंपारण हो जाता है, ध्यान में रख लेना है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, डिटेल डिस्कशन कराए हैं, तो इस सेशन को जरूर देखना और हो सके तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर देना। और सेशन में ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़े, क्योंकि ये सेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार SSC हो, बिहार कांस्टेबल हो, और अगर बिहार टीचर की कर रहे हो, तो मेन तो मैं बिहार टीचर के लिए ही बता रहा हूं यहाँ पे भाई। तो बिहार टीचर की हो तो जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप लोग BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो BPSC के लिए भी जुड़ना न भूलें, क्योंकि जो बिहार टीचर में पूछा जाता है क्वेश्चन, अप्रोक्स आपके BPSC के एग्जाम में भी वही सब लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो BPSC की तैयारी कर रहे हो और बिहार टीचर की अगर तैयारी कर रहे हो, तो इन दोनों के लिए तो जरूर से जरूर जुड़े इस सेशन में। और अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार के किसी भी एग्जाम की, तो इस सेशन में जुड़ना न भूले। तो चलिए मैं फिर मिलता हूं कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।